CH96 कहानी खत्म नहीं हुई। धरा दीवार के सहारे खड़ी थी। पुराने यादों का बवंडर उसके दिमाग में ऐसा उठा कि उसे खुद पर तरस भी आ रहा था और गुस्सा भी। धैर्य के लिए तो उसे इतना रोना आ रहा था कि वो चाह कर भी अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। किसी को भी यकीन नहीं था कि खोखा की पत्नी ने ही उसकी जान ली थी। साथ ही सबकी आंखें भी भरी हुई थीं। किसी से भी धरा की हालत देखी नहीं जा रही थी। टॉम की हालत तो सबसे ज्यादा खराब थी। वह अब भी इस पूरे मामले को पचाने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद से ही बुदबुदाया, मेरा धैर्य मेरा भाई। वही बच्चा था। ओह, जब उसे पता चलेगा तब तो भूचाल आ जाएगा। वैसे भी वो अपने अतीत से ही ऐसा जल बुन रहा था कि अगर बीबीक्यू पार्टी रखता तो कोयले की जरूरत न पड़ती। राज जब उसने उसकी बात सुनी तो धीरे से बोला, हाँ, और अब तुम भी शॉक्ड होने वाले हो। तुम्हें अभी एक और बात नहीं पता। टॉम का दिमाग वैसे ही उलझा हुआ था, लेकिन अब तो जैसे उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या? इतनी सारी बातें पता चल गईं, अब और भी कुछ बाकी है। ये कहानी है या पिटारा? राज ने रहस्यमय मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अरे भाई, अभी तो असली ट्विस्ट बाकी है। टॉम अब और भी गहरे सोच में डूब गया। अब ऐसा क्या रह गया जो मुझे नहीं पता? कहीं मैं भी तो उनके पास्ट से नहीं जुड़ा हुआ हूं? राज ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम इनके पास्ट में नहीं हो पर प्रेजेंट में हो। टॉम को उसकी बात समझ नहीं आई थी। वो पूछना चाहता था पर कुछ सोचकर उसने कुछ नहीं कहा। खोखा की आंखों में नफरत और गुस्से का तूफान उमड़ रहा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, 100 साल धरा। 100 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा हूं। हर पल बस यही ख्याल आता था कि कब मैं अपने अभिशप्त महल से आजाद होऊं और तुम्हें तड़पा तड़पा कर मिटा दूं। धरा ने अपने आंसू पोंछते हुए गहरी सांस ली और खोखा की जलती हुई आंखों में सीधे देखा। उसकी आवाज में ठंडक और आंधी दोनों थे। मरोगे तो तुम, खोखा। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। खोखा तिरछा मुस्कुराया, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखने से पहले आंखें बंद करके स्वाद चखने की कोशिश करता हो। अंत मेरा? हाँ हाँ हाँ। धरा, तुमने मजाक करने की आदत कब से डाल ली? इतना कहते ही वह एक तेज झंझावात की तरह धरा की ओर लपका। पर धरा भी चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उसके शरीर से सफेद रोशनी का एक तीव्र प्रकाश हुआ और वह भी बिजली की गति से आगे बढ़ी। क्षण भर में दोनों आमने सामने थे। धरा का हाथ खोखा के गले पर था और खोखा की उंगलियां धरा की गर्दन पर जकड़ चुकी थीं। हवा में सिहरन दौड़ गई। जमीन थरथराने लगी। आसमान का रंग बदल गया। धरा की आंखों में आकाश की बिजली थी। आज या तो तू बचेगा या मैं। खोखा ने दांत पीसे, तो फिर देख लेते हैं, धरा। किसका अंत पहले होता है? दोनों की ताकतें टकराईं, एक दहाड़ के साथ। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। दोनों की ताकत एक दूसरे पर भारी पड़ रही थी। मिस लवली तेजी से दादाजी के पास आई और चिंतित स्वर में बोली, हमें कुछ करना होगा। धरा ज्यादा देर तक खोखा का सामना नहीं कर पाएगी। उसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही है और इन 100 वर्षों में खोखा ने अपनी ताकत 100 गुना बढ़ा ली है। दादाजी ने गहरी सांस ली। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। मुझे पता है, मिस लवली, वे धीमे स्वर में बोले, लेकिन हम अकेले उसका मुकाबला नहीं कर सकते। खोखा हमें पल भर में खत्म कर देगा। हमें किसी की मदद लेनी होगी, किसी ऐसे की जो उसके बराबर शक्ति रखता हो। मिस लवली की आंखों में अचानक चमक आई। धैर्य? वह चौकन्नी हो गई। धैर्य कहाँ है? जेरी उसे कहाँ ले गई?
टॉम को जेरी की याद आई, हरी साड़ी में हवा में लहराती जेरी। उसकी छवि उसकी आंखों के सामने तैर गई और उसने अनजाने में अपना थूक गटका। वह राज की ओर मुड़ा और धीमे स्वर में कहा, तू उसी के बारे में बात कर रहा था। राज ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। और नहीं तो क्या, कम से कम अब तुझे याद तो आया। टॉम ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन वो है कौन? राज ने रहस्यमय अंदाज में जवाब दिया, जब वो खुद सामने आएगी तब पूछ लेना। अभी ये सोच कि हमें धरा की मदद कैसे करनी है। धरा और खोखा की टक्कर अब भी जारी थी, लेकिन धीरे धीरे धरा कमजोर पड़ रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और हर प्रहार उसके शरीर को भारी पड़ने लगा था। खोखा ने एक झटके में धरा को पकड़कर दूर फेंक दिया। वह दीवार से जा टकराई और जोरदार धमाका हुआ। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सभी की सांसें थम गईं। खोखा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखों में क्रूरता झलक रही थी। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, अब क्या करोगी धरा? अब तो मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। वह और करीब आया, पर जैसे ही उसने धरा को छूने की कोशिश की, अचानक उसकी त्वचा जलने लगी। वह चीख पड़ा, आ! ये क्या हो रहा है? उसके हाथों से धुआं उठ रहा था। उसकी आंखों में हैरानी थी। और तभी हवा में एक तेज कंपन हुआ और धैर्य एक तेज पीली रोशनी के साथ बाहर आया। धैर्य को सामने देख सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। लेकिन दादाजी की आंखें खुशी से चमक उठीं। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाया, हमारा पौराणिक त्रिशूल। धैर्य ने इसे ढूंढ लिया। धैर्य के हाथ में वही दिव्य त्रिशूल था जिसके वार से कोई भी दुष्ट शक्ति समाप्त हो सकती थी। यह वही त्रिशूल था जिसे वर्षों पहले खो दिया गया था और अब सैकड़ों वर्षों बाद इसे फिर से अपने वास्तविक मालिक तक पहुंचने का अवसर मिला था। धैर्य तेजी से धरा के पास पहुंचा और उसे सहारा देकर खड़ा किया। धरा की आंखें नम थीं और वह उसे अपलक देख रही थी। धैर्य की आंखों में भी वही भाव उमड़ आया। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक वादा था साथ निभाने का, अंत तक लड़ने का। दूसरी ओर खोखा गुस्से से पागल हो चुका था। उसकी चीखों से पूरा माहौल थर्रा उठा। उसने जोर से गरजते हुए कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया धैर्य। तुमने मेरा ताबूत जला दिया। तुमने मुझसे मेरी शक्ति छीन ली। धैर्य ने उसकी ओर गंभीरता से देखा और शांत स्वर में कहा, तुम्हें हराने के लिए तुम्हारी शक्ति छीनना जरूरी था खोखा। अब तुम सिर्फ एक आम आत्मा हो और तुम्हें खत्म होना ही होगा। खोखा की लाल आंखें धैर्य पर टिक गई। उसके भीतर गुस्से और डर का एक अजीब सा मिश्रण था। वह जानता था कि अब उसका अंत करीब था। इसी बीच जेरी भी वहां आ गई। उसने पहले धरा को देखा, फिर धैर्य की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उलझन थी, लेकिन जैसे ही वह कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी, धरा ने हल्के से हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। जेरी पीछे हट गई, लेकिन उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। खोखा जिस ताबूत में 100 वर्षों तक कैद था, उसके जलने से उसकी सभी शक्तियां खत्म हो चुकी थीं। अब वह सिर्फ एक निर्बल आत्मा था जो जल्दी ही मिटने वाला था। धैर्य ने त्रिशूल को कसकर पकड़ लिया। उसकी मांसपेशियां तन गईं, उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज चमक उठा। वह तैयार था खोखा का अंत करने के लिए। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। धैर्य की नजरें धरा पर पड़ी और वह देखता ही रह गया। धरा धीरे धीरे गायब हो रही थी। धैर्य का हाथ त्रिशूल उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसकी नजरें धरा से नहीं हट रही थीं। उसकी आंखों में हैरानी थी, दर्द था और एक अनकहा सवाल भी। धरा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। उसकी आवाज धीमी थी,
लेकिन उसमें दृढ़ता थी। मुझे देखकर समय मत गवाओ, धैर्य। इसे खत्म करो वरना ये फिर लौट आएगा। धैर्य का मन डगमगा गया। एक तरफ खोखा का अंत करना जरूरी था, लेकिन दूसरी तरफ धरा। वह उसे इस तरह गायब होते नहीं देख सकता था। वो समझ गया था कि अब वो चाह कर भी धरा को बचा नहीं सकता। खोखा के खत्म होते ही धरा को मुक्ति मिल जाएगी, फिर वो हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। यही सब सोचते हुए धैर्य की पकड़ त्रिशूल पर ढीली हो गई और खोखा एक गहरी मुस्कान के साथ गायब होते हुए बोला, मैं फिर आऊंगा और इस बार जीत मेरी ही होगी। इतना कहकर वो हवा में गायब हो गया। उसके इस तरह गायब होने पर दादाजी के कदम लड़खड़ा गए। मिस लवली और टॉम ने उसे सहारा दिया, पर जैसे अब उनके अंदर जान ही नहीं बची थी। वो बोले, ये नहीं होना था। मुझे लगा था इनकी कहानी यही खत्म हो जाएगी, पर खोखा। उन्होंने अफसोस से आंखें बंद कर ली। इधर धरा भी धीरे धीरे गायब होने लगी थी। उसका शरीर अदृश्य होने लगा था। धैर्य उसे थामने के लिए उसके तरफ भागा, पर धरा एक दर्द भरी मुस्कान के साथ पूरी तरह अदृश्य हो गई। CH97 शादी तो करनी पड़ेगी। चांदनी रात की चुप्पी में रोहिणी बालकनी में अकेले खड़ी थीं। उसकी निगाहें उस सुनहरी रोशनी में खो गई थीं, मानो चांद खुद कोई गज़ब की दास्तां सुना रहा हो। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। राज कमरे में भीतर आया। जैसे ही उसकी नजर रोहिणी पर पड़ी, उसने झट से अपने बालों को ठीक किया और नजरों में एक शरारती चमक और दिल में अजीब सी उलझन लेकर राज प्यार भरी आवाज में बोला, क्या हुआ जान? तुम यहाँ इतनी देर तक चुपचाप क्या कर रही हो? रोहिणी ने चांद की ओर निहारते हुए धीरे से जवाब दिया, राज, क्या तुमने कभी सोचा है धरा भाभी कब लौटेंगी? और धैर्य भाई का सच्चा प्यार कब उन्हें मिल पाएगा? राज ने एक पल के लिए गहरी सांस ली, जैसे वक्त के पहिए कुछ अनकहे राज बयां करना चाह रहे हों। फिर बोला, रोहिणी, कुछ चीजें हम अपनी मर्जी से नहीं चुन सकते। किस्मत के पैमाने में कुछ ऐसे मोड़ लिखे गए हैं जिनकी ताकत हम समझ नहीं पाते। धैर्य और धरा की दास्तां तो यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि उनकी राहों में आगे क्या लिखा है, यह सिर्फ वही जानता है जिसने हमारी तकदीर की कलम संभाली है। रोहिणी की आंखों में आंसुओं की नमी थी, लेकिन उसके लबों पर एक मुस्कान झलक गई, मानो यादों का समंदर उफान ले रहा हो। उसने धीरे से कहा, पर राज, ऐसा लगता है कि ये कहानी हमेशा वही पुरानी राह पर चली जाती है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। दोनों अलग हो गए थे और 100 साल बाद मिलने पर फिर से बिछड़ गए। राज ने उसे अपने सीने से लगाते हुए प्यार भरे लहजे में कहा, ऊपर वाला इतना निर्दयी नहीं है रोहिणी। हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है। बस थोड़ा इंतजार करो, देखना इनकी मोहब्बत की कहानी का अंत भी एक दिन जरूर खूबसूरत होगा। रोहिणी ने पूरे यकीन के साथ कहा, मैं भी यही सोचती हूँ राज। ऊपर वाला इतना निर्दयी नहीं हो सकता। आज नहीं तो कल धैर्य भाई का इंतजार जरूर पूरा होगा। उन्हें उनका प्यार, उनकी धरा जरूर मिलेगी। राज ने सिर हिलाया और हल्के से मुस्कुरा दिया, मगर उसके मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उसने मन ही मन सोचा, धैर्य और स्वीट हार्ट का तो पता नहीं, लेकिन टॉम और जेरी की जिंदगी में क्या बवाल होने वाला है। बेचारे टॉम की तो शामत आई लगती है। उधर टॉम बेचारा चादर तानकर सोने की नाकाम कोशिश कर रहा था। पसीने में नहाया हुआ था, फिर भी चादर से ऐसे चिपका हुआ था जैसे वही उसकी आखिरी सुरक्षा ढाल हो। तभी हवा में गूंजती हुई एक डरावनी मगर जानी पहचानी आवाज आई, ओ चिरकुट, चादर हटाओ, दम नहीं घुट रहा क्या? टॉम ने चादर के अंदर से ही जवाब दिया, नहीं, मुझे तो ठंड लग रही है चुड़ैल। तुम जाओ और जाकर अपने पीपल के पेड़ पर उल्टा लटक कर योगा करो। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज।
जेरी ने गुस्से में आंखें मटका दीं। उसने खुद से कहा, इस चिरकुट के लिए मैं अपनी नींद खराब कर रही हूं और ये मुझे पीपल पर भेज रहा है। अच्छा बेटा, ठहरो जरा। और फिर जेरी ने पूरी ताकत से टॉम की चादर पकड़कर झटके से खींच दी। टॉम बुरी तरह हड़बड़ाकर उठ बैठा। दोनों हाथों से खुद को ढकने की कोशिश करते हुए वो चिल्लाया, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। देखो, तुम एक जीती जागती चुड़ैल हो और मैं एक मासूम, गरीब, भोला भाला इंसान। हम दोनों की जोड़ी कभी नहीं बन सकती यार। जाओ जाओ कर आपने लिए किसी भूत, आत्मा या राक्षस को ढूंढ लो। जेरी गुस्से से गुर्राई, तू अपनी नौटंकी बंद कर चिरकुट। भूल गया कैसे मेरे आगे पीछे देवी जी की सहेली कहते घूमता था। टॉम ने एक आईब्रो ऊपर उठाकर उसे देखा और बड़ी मासूमियत से बोला, ओह, तो तुम जानती थी कि मैं तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा था। फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम चुड़ैल हो? और वो देवी जी की सहेली, वो तुम ही हो? जेरी हाथ बांधकर बोली, हाँ तो इसमें क्या दिक्कत है? टॉम ने लंबी सांस ली और अपना दुखड़ा सुनाने लगा। मुझे लगा था कि देवी जी की सहेली भी देवी जी की तरह बहुत ही खुशबूरत होगी, इसलिए मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लूंगा। पर जेरी ने आंखें छोटी कर उसे घूरा। पर क्या? टॉम का दिमाग अलार्म बजाने लगा। उसने तुरंत बात पलटने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अचानक हवा में एक सरसराहट हुई और टॉम अपने पैरों को जमीन से ऊपर उठते हुए महसूस करने लगा। उसने डर के मारे आंखें कसकर बंद कर लीं और बड़बड़ाया, हे भगवान, इस बार बचा ले, अगली बार मैं सिर्फ इंसानों को पटाने की कोशिश करूंगा। जब उसने आंखें खोलीं तो पाया कि वो हवा में तैरते तैरते जेरी के बिल्कुल सामने आ गया था। जेरी की चमकती आंखें और शरारती मुस्कान देखकर उसका दिल धक धक करने लगा। टॉम ने घबराकर अपना सलाइवा गटका और धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी, कहाँ भाग रहा है? जेरी ने उसकी टी शर्ट पकड़ ली और उसे और करीब खींच लिया। दूर भागने की कोशिश भी मत करना, वह उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। तुझे पता है, मुझे तो यह भी नहीं पता था कि तू मेरे पीछे घूमता फिरता था। यह सब तो मुझे राज ने बताया, लेकिन अब जब तू मेरी फैन फॉलोइंग में था, तो अब जिम्मेदारी भी उठा। टॉम का दिमाग हाईवे पर दौड़ती गाड़ियों की तरह अचानक ब्रेक लगा गया। उसने हकलाते हुए पूछा, कौन सी जिम्मेदारी? जेरी ने मुस्कुराकर कहा, मुझसे शादी कर। टॉम का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उसका वाईफाई बंद कर दिया हो। क्या? जेरी ने जोर से सिर हिलाया। हाँ, तूने मेरा पीछा किया, तूने मुझ में इंटरेस्ट दिखाया, अब तू ही मुझे अपनाएगा। टॉम का दिल दिमाग पर चिल्लाते हुए बोला, भाई, अब तू ही कुछ कर, वरना शादी के मंडप में मिलते हैं। जेरी ने आगे कहा, देखो, मुझे शादी करनी है, अब चाहे तुमसे ही क्यों न करनी पड़े, पर मैं शादी करके रहूंगी।